Hi everyone, I am Dr. Forum Parekh. I am consultant gynecologist and laparoscopic surgeon at Aditya Birla Hospital, Verawal. So welcome to my Gynecare channel. तो जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी को लेके उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि मुझे नेचुरल बर्थ करवाना है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो आज आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसान रहे उसके लिए मैं 8 टिप्स बताऊंगी जो आपको नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस में मदद करेगी। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेबर इंड्यूसिंग वर्कआउट। आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दिखाने जा रही हूँ जो आपके जो हड्डी होती है पेल्विक गर्डल, जो आगे की हड्डी और पीछे की हड्डी का जो गैप होता है उसमें जो बेबी का हेड है वो पुश करने में मदद करेंगी। बिसाइड्स ये सारी एक्सरसाइज जो है वो आपके जो नीचे के वजाइना के अराउंड के मसल्स होते हैं उसको स्ट्रेचेबल बनाती है, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहता है। तो अब हम वर्कआउट की तरफ आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट इज सुमो स्क्वाट। आपके नी और थाई का एंगल है वो 90 डिग्री तक होना चाहिए, इससे बेबी का हेड नीचे शिफ्ट होने में मदद मिलेगी। सेकेंड इज उसका वेरिएशन है सुमो स्क्वाट पल्सेस। सुमो स्क्वाट पोजीशन में अप एंड डाउन पल्स करने हैं। थर्ड इज डक स्क्वाट। डक स्क्वाट में ऐसे बैठना है और खड़ा होना है। फिर फोर्थ इज डक स्क्वाट का ही वेरिएशन है डक वॉक। आप ऐसे भी चल सकते हो या फिर दीवार का सपोर्ट भी ले सकते हो। फिफ्थ इज हिप ओपनिंग। ये एक्सरसाइज करने से आपके पेल्विक गर्डल के जो मसल हैं रिलैक्स होंगे। और सिक्स्थ इज पेल्विक टिल्ट। इससे भी बच्चे की मूवमेंट नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। सेवेंथ इज डब्ल्यू सीटिंग। पाइल ऑफ पिलोस पे ऐसे बैठना है और खड़ा होना है, जिससे बेबी का हेड नीचे होने में शिफ्ट होगा और नीचे के मसल्स भी रिलैक्स होंगे। तो अब हम कुछ आसन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला आसन है वज्रासन। वज्रासन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। वज्रासन अप एंड डाउन करने से आपके बेबी को नीचे पुश मिलेगा। फिर सेकेंड इज पतंगासन। बटरफ्लाई पोज लेना है और जो आपके लेग्स है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करनी है, इससे जो वजाइना के अराउंड के मसल है वो स्ट्रेच होंगे। थर्ड इज उसका ही वेरिएशन है बटरफ्लाई विथ फॉरवर्ड बेंड। इससे जो है आपके बैक के मसल को स्ट्रेचिंग मिलेगी और बैक पेन कम होगा। फोर्थ इज मलासन। जैसे टॉयलेट में बैठते हैं ऐसे स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठना है, जिससे जो पेल्विक के अराउंड के मसल है वो रिलैक्स होंगे और स्ट्रेच होंगे। फिफ्थ इज वॉरियर पोज। इससे थाई के मसल और बैक के मसल को स्ट्रेचिंग मिलेगा। फिर सिक्स्थ इज त्रिकोणासन। इससे भी आपके बैक साइड के बैक और थाई के मसल को स्ट्रेचिंग मिलेगा। आप वॉक भी कर सकते हो और कंफर्टेबल हो तो जॉग कर सकते हो। पर इन एक्सरसाइज को लेके मेरी एक आपको वार्निंग है कि ये एक्सरसाइज आपके डॉक्टर को बिना कंसल्ट किए करनी नहीं है। प्लस सेकेंड थिंग कि जो हाई रिस्क पेशेंट है, जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी से आया है या फिर जिनकी मेली नीचे है, जैसे प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं, या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी है या कोई भी टाइप का कॉम्प्लिकेशंस है, उनको ये बिना कंसल्ट किए नहीं करनी है। सेकेंड, फूड। तो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या खाना चाहिए। तो मैं आपको फूड का लिस्ट बताने वाली हूँ जो बेसिकली आपकी आंत यानी कि इंटेस्टाइन को इरिटेट करेंगे, जिससे बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का केमिकल बढ़ जाता है जो यूट्रस यानी कि बच्चेदानी को संकुचता है, जिससे लेबर पेन बढ़ता है। तो बट ये एक चीज़ है कि ये कोई भी चीज़ प्रूवन नहीं है, कोई भी साइंटिफिक पेपर में अवेलेबल नहीं है। तो ये कोई 100% गारंटी नहीं रहती है कि ये इनसे आपका नॉर्मल डिलीवरी 100% हो जाएगा। फर्स्ट, कच्चा पपैया जिसमें पेपेन होता है। फिर सेकेंड, पाइनएप्पल जिसमें ब्रोमेलिन नाम का केमिकल रहता है। ये दोनों जो है बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल को रिलीज़ करते हैं और लेबर पेन बढ़ने में आपकी मदद करते हैं। थर्ड, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल यानी कि एडिया का ऑयल जो बरसों से महिलाएं यूज़ करती रहती है। तो हम जनरली 37 वीक्स के बाद एक ढक्कन ऑयल का प्रयोग करने के लिए लेडी को कहते हैं। फोर्थ, बनाना। जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज़ हो, तो फिर बेबी नीचे शिफ्ट नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम बनाना खाने के लिए बोलते हैं ताकि कब्ज़ क्लियर हो जाए और आपका बेबी का शिफ्टिंग ईजीली हो जाए। फिफ्थ, हल्दी वाला मिल्क या फिर गरम मिल्क में आप घी डाल के भी ले सकते हो, जिससे आंतरडे इंटेस्टाइन जो होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं। और फाइनली सिक्स्थ, अजवाई और मेथी। ये दोनों ऐसे माना जाता है कि बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ाते हैं, जिससे जो आपके बच्चेदानी के कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प मिलती है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, वो आप माइल्ड अमाउंट में कंज्यूम करो तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो फिर ये लेबर पेन को इंड्यूस करता है। थर्ड,
सेक्सुअल रिलेशन, जब भी आप संबंध बनाते हो तो जो सीमेन होता है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल्स रहते हैं जो आपके बच्चेदानी के जो मुख को सॉफ्ट करते हैं और नेचुरली लेबर को इंड्यूस करने में मदद करते हैं। तो 37 वीक्स के बाद हम काफ़ी पेशेंट्स को एनकरेज करते हैं कि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप कंफर्टेबल हो तो रख सकते हैं। फोर्थ, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। तो पहले काफ़ी सारी नॉर्मल डिलीवरीज होती है और अभी जो है सिजेरियन का रेट बढ़ गया है। तो उसका क्या कारण है? क्योंकि पहले जो है महिला 9 महीने तक सारी एक्सरसाइज वर्कआउट सब घर का काम करना वो सब करती थी। अभी थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ गया है। तो आप जैसे ही 36 वीक्स हो जाए और आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपको घर का झाड़ू पोछा करना बेस्ट एक्सरसाइज रहती है। पर्टिकुलरली जब आप स्क्वाटिंग पोजीशन में करते हो तो वो बेबी के हेड को स्लाइड डाउन में मदद करती है। और बाकी सब वॉकिंग है, जॉगिंग है, वो भी आप कर सकते हो। प्लस आपको वॉकिंग है वो 45 मिनट्स तक बढ़ा देना चाहिए आफ्टर 37 वीक्स। और जो इंडियन टॉयलेट का यूज़ है वो काफ़ी अच्छा रहता है। हर बार आपको स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठना पड़ता है जो हेड को स्लाइड डाउन करने में आपकी मदद करता है। उसके अलावा आपके जो वजाइना के अराउंड के जो मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उसको स्ट्रेच करता है और इलास्टिसिटी बढ़ाता है जिससे नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस स्मूथ रहती है। फिफ्थ, मेंटल प्रिपरेशन। सिर्फ फिज़िकल वर्कआउट काफ़ी नहीं है, आपको मेंटली भी रेडी होना है। ये जो 9 महीने का जो सफ़र है वो काफ़ी इमोशनल और ओवरवेलमिंग होता है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। और जो सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, तो आपको खुश रहना है और पॉजिटिव थिंक करना है। सिक्स्थ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज के साथ आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी सीखनी है। बिकॉज जब भी आप प्रेग्नेंट रहते हो और प्रेगनेंसी जैसे एडवांस होती है तो जो आपका यूट्रस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है और लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और उसकी कैपेसिटी कम होती है जिससे आपको ऑक्सीजन कम मिलता है। जनरली प्रेगनेंसी और लेबर के दौरान बेबी की और मदर की दोनों की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, तो उसके लिए आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज पहले से ही शुरू करनी चाहिए। डिलीवरी के दौरान एक लमास ब्रीथिंग करके टेक्निक है जिसमें आपको नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है। ऐसे जो है 8 से 10 ब्रेथ आपको 5 सेकेंड के अंदर लेने हैं और छोड़ने हैं, जिससे आपकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ेगी और आपका पूरा फोकस है डिलीवरी के लेबर पेन के दौरान पूरा फोकस आपकी सांस पे होना चाहिए, जिससे आपको पेन का परसेप्शन भी कम होगा। 7th, नो योर डॉक्टर। जब भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं तो आपको डिलीवरी के लेके या फिर कोई भी क्वेश्चन है वो आपको खुल के डिस्कस करना चाहिए। प्लस आपकी कोई हिस्ट्री है, कोई आपको प्रीवियस से कोई कंप्लेन रही हो तो खुल के डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि उस तरह से आपका मैनेजमेंट ईजी रहे। प्लस जो है लास्ट टाइम पे जो डॉक्टर आप चेंज करते हो वो अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज जो आपके ओल्ड डॉक्टर होते हैं उनको आपकी पूरी केस का पता होता है और न्यू डॉक्टर चेंज ओवर करते हैं तो कुछ भी चीज़ मिस आउट हो सकती है। और बिसाइड्स जो डॉक्टर है वो आपका और आपके बच्चे का भला ही चाहेगा और उस हिसाब से डिसीजन देगा, सो ट्रस्ट योर डॉक्टर। 8th, फाइनल प्रिपरेशन एंड बर्थ किट। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो सारी प्रिपरेशन के साथ जाते हो, तो अभी जब भी आप प्रेग्नेंट हो तो डिलीवरी के लिए तब से ही सारी प्रिपरेशन रेडी रखनी चाहिए। जब भी आप डिलीवरी का समय नज़दीक हो तो आपको एक बर्थ किट या फिर बर्थ बैग रेडी करना चाहिए, जिसमें मैटरनिटी गाउन है, मैटरनिटी पैड है, फिर बेबी के क्लॉथ्स है और पर्सनल हाइजीन की आइटम्स, ये वो पूरा एक बैग रेडी होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में कभी भी आप जाओ तो पूरा ईजी रहे। सो आई एम श्योर इस वीडियो की सारी टिप्स आपको नॉर्मल डिलीवरी को ईजी बनाने में मदद करेगी। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू ऑल।